नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। बड़ी विचित्र स्थिति आ गई है ट्रंप के सामने। मुझको लगता है ये हालात बने रहे तो कहीं कुर्सी ना चली जाए, कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। दिन पर दिन चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। रोचक बातचीत लेके चलता हूँ सीधा आपको उनके पास। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। अभिनंदन आपका, आपने मुझे आज समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी। और आपकी शर्ट आज जबरदस्त लग रही है। लग रहा है कहीं जबरदस्त पार्टी में जा रहे हैं या आए हैं आप, क्योंकि शर्ट बड़ी चमकदार है आपकी। थोड़ा थोड़ा बम्बई वाला हो गया हूँ ना मैं, तो थोड़ा बम्बई वाला टोन आ गया है मेरे अंदर। जी जी, मुबारक हो आपको। मेरी टीम को पसंद नहीं आती कि हर जगह यही शर्ट पहन के चल देते, मेरी फेवरेट है ना इसलिए। मलिक साहब, जो है ट्रम्प चचा के लिए बड़ा बुरा दिन आ रहा है। तो कोई यकीन करे या नहीं करे, ज्योतिषी पे मेरे ज्योतिषी ने पहली भविष्यवाणी कर दी कि ईरान बहुत भारी पड़ने वाला है। ट्रंप के जीवन का इतना बुरा होने वाला है जो ट्रंप ने सोचा नहीं। वाकई में लग भी रहा है। अमेरिका के अंदर उनका विरोध बढ़ता चला जा रहा है। बैठे बिठाए उन्होंने पाकिस्तान की ब्रांडिंग करा दी। पाकिस्तान में वार्ता सफल हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान इतना मजबूत राष्ट्र बन गया कि ईरान ने और अमेरिका ने वहां के बात की। हमारे भक्त, हमारे गोदी मीडिया चैनल केवल इसी बात को कह रहे हैं कि देखो वो वहां के आर्मी चीफ एक कमरे से दूसरे कमरे भाग रहे थे, कोई मतलब नहीं है, वार्ता विफल हो गई। लेकिन हकीकत ये, वार्ता हुई तो अमेरिका और ईरान पाकिस्तान आया तो हमारे विश्व गुरु जी तो पता नहीं कहाँ थे। वो तो विश्व गुरु जी बंगाल के चुनाव में और आसाम के चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति भारत के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर हुई, ये तो मानना ही पड़ेगा। और किसकी गलती से अलग विषय है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन हालातों के बाद तो वार्ता विफल हो ही गई है, क्या स्थिति होगी अब ट्रम्प चचा के पास इस वार्ता से निकलने का उपाय क्या है? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, आज 44 दिन पूरे हो गए हैं युद्ध को स्टार्ट हुए, और 40 दिन के बाद ये शांति वार्ता अमेरिका की तरफ से ही इसकी मांग की गई थी। ईरान की तरफ से कभी शांति वार्ता की मांग नहीं हुई। आपने देखा था कि ट्रंप ने कई बार जो है सीज फायर किया, कभी 24 घंटे, 48 घंटे, कभी 5 दिन, कभी 2 दिन। और देखिए, ईरान की जनता, जो हमारे सूत्र बताते हैं, हमें जो जानकारी मिल रही है, ईरान की जनता इस बात को लेकर सड़कों पर थी कि हमारे लोग नेगोशिएशन करने पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। आप सोचिए, उल्टा लोग तो उनको और तख्तियां लेके आए थे लोग, और तख्ती पे क्या लिखा हुआ था कि दुनिया जंग से डरती है, हम नेगोशिएशन से डरते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 4 बार नेगोशिएशन अमेरिका कर चुका है, और उसके बाद वो जो है सीज फायर तोड़ देता है और वो फिर युद्ध शुरू कर देता है। अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से, मैं बिल्कुल आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि ये जो शांति वार्ता है सफल होगी। ये अमेरिका की एक स्ट्रेटजी थी, और उन्होंने यूज किया पाकिस्तान को। उनको एक 5-6 दिन का ब्रेक चाहिए था, क्योंकि इजराइल के पास जखीरा खत्म हो चुका। इजराइल को जखीरा भेजना था। अमेरिका की जो हालत खराब हो गई थी मिडिल ईस्ट में, उसको अपने जहाजों को, अपने सैनिकों को वहां भेजना था। तो उनको एक ब्रेक चाहिए था, और वो ब्रेक उन्होंने लेके ये सारी चीजें कर ली और लोगों को पाकिस्तान में उलझाए रखा। पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसके लिए। एक हिसाब से तो ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि थोड़े दिनों में जब ये बात खुलेगी, इसमें ये आएगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज कर लिया। मैं तो इस पर आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान शिखंडी है अमेरिका का। तो अमेरिका ने शिखंडी बना के पाकिस्तान को यूज कर लिया। ये तो उस तरह से हो गया कि भाई, आप लखनऊ से आ रहे हैं और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, और बीच में किसी चाय की दुकान पे हम मिल लेते हैं, और वो चाय की दुकान वाला कृतार्थ हो गया है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मेरा मानना यह है कि ये जो समय मिला है, इस समय में अमेरिका ने दोबारा तैयारी की है, और यहाँ ईरान जो है बिल्कुल पीछे हटने को राजी नहीं है। क्यों नहीं हटने को राजी है? वो मजबूर है। उसने ये कहा है कि अगर हम सीज फायर करते भी हैं और उसके बाद 3 महीने के बाद फिर अमेरिका आ जाता है युद्ध करने, तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम इस बार चाहते हैं, निर्णायक युद्ध चाहते हैं। हम चाहते हैं आर या पार की लड़ाई हो, और जो होना है हो जाए। भाई, हमें हारना है,
हमें सब कुछ हमें लूट पिट के अमेरिका के कब्जे में आना तो आ जाए, और या फिर हम जीत कर अमेरिका को ठंडा कर दें और बोलें कि इधर आंख उठा के मत देखना। क्योंकि आप ये देखेंगे कि साउथ कोरिया के पास एक 7 लाख करोड़ का फंड पड़ा हुआ था ईरान का। ईरान ने उससे मांग लिया। पहले तो वो डर गया कि भाई नहीं देंगे हम, तो आपको तो प्रतिबंध लगे हुए हैं। बाद में फिर उसको तेल भी लेना, वो उसका फंड भी वापस देने को राजी हो गया, दवाइयां भी भिजवा रहा है, उनका तेल भी खरीद रहा है। ईरान तो अपना तेल बेच रहा है, मजे ले रहा है। ईरान को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत उस तरह से नहीं है। लेकिन कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा देश हो, वो युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन जब सिर पड़ जाता है तो लड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो युद्ध चल रहा है ये ईरान के सिर पे पड़ा हुआ है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। समझो जी, आप ये देखेंगे, आप जिस प्रकार से बात करते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, वहां पे लोग मरे हैं। आपको तो याद है कि वहां एक बच्चों के स्कूल पे इन्होंने हमला किया था, उसमें लगभग 250 बालिकाएं मारी गई थी। खबर ये आ रही है तेहरान के, मैं कहीं पढ़ रहा था, तेहरान के जो मेयर हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी तक तेहरान में लगभग 36,000 घर टूट गए हैं युद्ध में, और हमने 16,000 घर जो है बना के हैंडओवर कर दिए हैं। सोचिए कितनी तेजी से वो काम कर रहा है। और जो वो ट्रेन का पुल इन्होंने तोड़ा था, जो एक पुल तोड़ा था, उसको 3 दिन में उन्होंने चालू कर दिया। तो ईरान की टेक्नोलॉजी भी देखिए आप। तो ईरान की जनता ईरान के साथ खड़ी हुई है। और मैं जो आपको जिक्र कर रहा था कि वहां की जनता सड़क पे आ गई थी नाराज होकर कि हमारे देश के लोग शांति वार्ता में क्यों जा रहे हैं, वो खामनेई जी का एक अपील आई, खामनेई जी का एक जो फतवा जारी हुआ कि भाई मैंने इजाजत दी है और मैंने कहा है कि जाओ, अगर शांति से बात निपटती है निपटाओ, नहीं तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तब जनता थोड़ी शांत हुई। तो ये हालात ईरान के हैं। तो ऐसे में आप ईरान को ये समझो कि वो झुक जाएगा, पीछे हट जाएगा, वो बिल्कुल नहीं हटेगा। और आपको ये भी पता है कि अमेरिका छद्म युद्ध लड़ रहा है, धोखेबाजी का युद्ध लड़ रहा है, हर बात में उसका झूठ सामने आ रहा है। तो ऐसे में ईरान उसके ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर रहा है और वो अपनी तैयारी कर रहा है। संजय जी जी, तो ठीक बात है, वो तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इन स्थितियों में अगर युद्ध बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी। अमेरिका के अंदर जो आर्थिक साम्राज्य डगमगा रहा है, लोग ट्रंप से नाराज हैं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, क्या लगता है आपको नवंबर से पहले कहीं ट्रंप साहब की कुर्सी को खतरा हो सकता है? और ट्रंप साहब चले गए तो भक्तों का क्या होगा, जो भक्त हवन पूजन करते थे, ट्रंप साहब की मूर्ति लगा के पूजा किया करते थे, जो हमारे विश्व गुरु कहते थे माई फ्रेंड ट्रंप, वो बेचारे रोएंगे, और रोएंगे तो उनको रुमाल कौन देगा? संजय जी आप देखिए, जो मैंने अभी आपको ईरान की हालत बताई है, ईरान की जनता की हालत बताई है कि ईरान की जनता सड़कों पे है कि आप नेगोशिएशन क्यों कर रहे हैं, और अमेरिका की जनता इसलिए सड़कों पे है कि आप युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। विरोधाभास देखिए, मजे की बात, क्योंकि ये जो मूर्खतापूर्ण निर्णय ट्रंप ने लिया है और मूर्खतापूर्ण ये बातें कर रहा है, ये गिर चुका है। वहां की जनता इनके साथ नहीं है। आप ये देखिए कि ईरान में तो जो बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े रणनीतिकार थे, उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन अमेरिका के रणनीतिकारों की, नेताओं की, सेना के शीर्ष अधिकारियों की तो हत्या हुई नहीं है, ना किसी की युद्ध में मौत हुई है। लेकिन इस्तीफा कई लोगों ने दे दिया, कई लोग पीछे हट गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है अमेरिका में, अगर अमेरिका इतना ही तैयार है? तो कहीं ना कहीं विपक्ष का दबाव है, इनके सांसदों का दबाव है, और जो जनता है उसका बहुत दबाव ट्रंप के ऊपर है। तो ये तो निश्चित है, अगर ये चुनाव में जाते हैं तो इनकी हार निश्चित है वहां पे। इसमें मुझे तो कोई दो राय नहीं है, कम से कम। लेकिन संजय जी, हमें ये देखना होगा कि इसमें भारत कहाँ खड़ा हुआ है। आज की जो परिस्थितियां हैं, लगभग 1.5 महीना हो गया है युद्ध को, 1.5 महीने में भारत कहाँ खड़ा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक 24 जहाज गैस और तेल लेके भारत आ रहे थे। उन 24 में से अभी 8 तो पहुंच गए थे पिछली बार भारत, और ये जो शांति वार्ता चल रही थी, 2 जहाज हमारे इस दौरान निकले हैं, हालांकि वो भारत अभी तक नहीं पहुंचे। तो 10 जहाज हमारे पास आ गए हैं। वो 14 जहाज कहाँ हैं अभी, उनका कोई अता पता नहीं। तो आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या होगी, यहाँ कैसा तेल का संकट हो सकता है, क्या रेट बढ़ेंगे क्या? अगर यहाँ ईंधन के रेट बढ़ते हैं तो बाकी चीजों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और रेट बढ़ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ेगी तो देश में त्राहिमाम होगा। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी सरकार उसके लिए कोई तैयारी कर रही है?
या हमारी सरकार वेस्ट बंगाल और आसाम जीत के उत्तर प्रदेश को घमासान करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि हमारी सरकार और हमारी सत्ताधारी दल तो अलग युद्ध लड़ रही है ना। सारे तमाम लोग जो हैं देश के, वो ईरान की, अमेरिका की, इजराइल युद्ध की बात करते हैं सुबह सुबह, और हमारे महामानव जो हैं वो कहते हैं कि आज मेरी ड्यूटी कहाँ है, मुझे वेस्ट बंगाल जाना है या आसाम जाना है? नहीं नहीं सर, आपको तो तमिलनाडु जाना है। तो वो तमिलनाडु घूम रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी उनको सरकार बनानी है। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि सरकार के पास इस तरह की कोई रणनीति दिखाई नहीं देती है। बीच में आपने जिक्र किया था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान शांति दूत बन के उभरा है, और भारत को जब इस तरह का बात हुई थी, कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि भाई भारत कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान शांति दूत बन रहा है, तो हमारे विदेश मंत्री ने कितना अच्छा बयान दिया था कि हम दलाली नहीं करते। तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इनका कोई बहुत अच्छा बयान आएगा। तो ये स्थिति देश की है संजय जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हालात हैं, हो गए हैं देश के कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ मलिक साहब, ये युद्ध दो लोग लड़ रहे हैं। एक वो है जो तेलों पे कब्जा चाहता है, जो कहता है इराक ने रासायनिक हथियार बना लिए, हमला करता है, मुल्क को तबाह कर देता है, जो पैसे के पीछे, जो ताकत के पीछे भागता है, जो छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण कहता है। इतना मानसिक विक्षिप्त आदमी ट्रंप इजराइल के साथ खड़े होकर नरसंहार करता है। हमारे माननीय विश्व गुरु जी खामनेई साहब की मौत पर एक लाइन नहीं लिखते हैं, बोलते नहीं। एपस्टीन फाइल का डर होगा, आर्थिक डर होगा, या कोई और वजह होगी जिससे विश्व गुरु जी डर गए। छप्पा ने क्या सीना डरते डराते हैं नहीं किसी से। लेकिन अमेरिका के इसके इतने आगे पीछे घूमने का मतलब क्या है? ईरान ने दिखाया कि छोटा सा मुल्क है, उसने चौधराहट खत्म कर दी, साख होता है साख खत्म कर दी अमेरिका की। ये काम भारत भी तो कर सकता था। जब हथकड़ी और बेड़ी डाल के लोगों को भेजा गया था, हम क्यों नहीं कर पाए? नहीं संजय जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि दबाव तो है। वो दबाव किस तरह का है, कैसा दबाव है, क्या दिक्कतें हैं, ये कहना थोड़ा सा अभी जब तक तथ्य ना आ जाए कहना मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो और चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, दबाव तो अवश्य है। क्योंकि अगर दबाव नहीं है तो हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं होता। दूसरी बात आपने जिक्र किया था कि ईरान के पास जो परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु तैयारियां हैं, उनको हमने ध्वस्त कर दिया है। आपको याद होगा 1 साल पहले जब 12 दिन तक युद्ध हुआ था अमेरिका का और ईरान का, तो ट्रंप ने कहा था कि हमने सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, परमाणु उनका खत्म कर दिया है, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है और हमने सब मिटा दिया है, सब ध्वस्त कर दिया है। तो अगर सब ध्वस्त आपने 1 साल पहले कर दिया था और आज आप ये कह रहे हैं कि भाई अपने परमाणु ठिकाने बंद करिए, तो फिर वो दोबारा कैसे उग गए? वो ऐसी खेती है क्या कि आज काट ली दोबारा फिर उगाई? तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये मूर्ख टाइप के लोग हैं। ये खुद अभी क्या बोले थे थोड़ी देर पहले और आगे क्या बोलेंगे इनको खुद ही पता नहीं रहता। मैंने आपको कहा ना कि पहले आप 48 घंटे का अल्टीमेटम खुद ही दे देते हैं, फिर वो 48 घंटे गुजर गए, फिर आप खुद ही 5 दिन का दे देते हैं, फिर आप 15 दिन का दे देते हैं, और 15 दिन पूरे नहीं होते फिर आप खुद ही जो है हमला कर देते हैं। तो इनका कोई ना इलाज है और ना कोई इनकी बातों पर विश्वास है। ये अपने देश में ही घिरे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया है, चाहे इनके सहयोगी हों, चाहे वहां पे दूसरे राजनीतिक दल हों, चाहे कोई नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे पब्लिक हो, सबकी नजरों में जो गिरावट अमेरिका के राष्ट्रपति की आई है, मुझे लगता है कि आज से पहले किसी राष्ट्रपति का इस तरह का ओछापन हमने नहीं देखा अपनी याद में, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो युद्ध की इस तरह की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हो। अमेरिका ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, इससे घटिया तो कभी हमने इराक वाले युद्ध में भी कभी बात नहीं सुनी कि इस तरह का व्यवहार अमेरिका का रहा हो जैसा अभी है। इतनी बड़ी शक्ति वाला देश क्या इस तरह की हरकतें करेगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गर्मी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी है। विनोद तावड़े को मोटी सी फाइल लेकर आए हैं, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, केशव मौर्य डिप्टी सीएम से अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई मिसाइल गिरने वाली है? खेल क्या है अचानक इस तरह आना, अलग अलग मीटिंग्स करना? क्या उत्तर प्रदेश में 2027 या 2029 की कोई एक बिसात बिछ रही है? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिछ रही है, पक्ष में बिछ रही है? चल क्या रहा है? देखिए संजय जी, अगर आप देखें 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सत्ता में है और आप जानते हैं कि ये सरकार किस प्रकार से चल रही है।
नीतीश कुमार को दिल्ली आए अभी 3 दिन हुए हैं, अखिलेश यादव ने उनको ऑफर दे दिया प्रधानमंत्री पद का। तो अब नीतीश कुमार के मुंह से जैसे ही लार टपकनी शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। अखिलेश ने कहा कि देखिए हमारा तीसरा दल है पूरे भारत में सबसे बड़ा, और उसके बाद आप हैं, तो आप तैयारी कीजिए, हम आपके पीछे हैं, और अगर आप इजाजत देंगे कहेंगे तो हम कांग्रेस को ये कह देंगे कांग्रेस बाहर से समर्थन दे, हम उनको मंत्रालय भी नहीं देंगे, वो राजी हम कर देंगे उनको, बस आप जो है वो आंध्र प्रदेश वाले जो भाई साहब हैं आपके चंद्रबाबू नायडू, उनको मना लीजिए। तो जैसे ये सुगबुगाहट कल दिल्ली में शुरू हुई, कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी में हड़कंप हो गया, और जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विनोद तावड़े जी के पास बिहार की थी, क्योंकि वहां पे इनको क्राउन पहनाना है, ताज पहनाना है नए मुख्यमंत्री को, तो इनको तत्काल बोला भूल जाओ पटना वटना, छोड़ो बिहार, सीधा बाबा के वहां पहुंचो, क्योंकि इधर बाबा का सोटा घूम रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा भी सोटा लेके अखिलेश के पीछे ही खड़े हो जाएं, क्योंकि कमी तो ये बाबा के साथ कर नहीं रहे हैं। तो आपदा में अवसर एक बाबा को मिल गया है, और तावड़े जी वहां पे जो है चक्रव्यूह बिछाने पहुंचे हैं, लेकिन वो चक्रव्यूह में बाबा फंस पाएंगे कि नहीं फंस पाएंगे, अभी ये इस तरह की कहानी चल रही है, क्योंकि तावड़े जी पहुंचे हैं और बाबा वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं। तो ये क्या कहानी चल रही है कि लखनऊ में मीटिंग हो और वहां बाबा ना हो, तो क्या रणनीति चल रही है, ये सोचने वाली बात है। आपको देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है 24 के बाद, और बाबा को किसी भी तरह से कमजोर आंकना मुझे नहीं लगता कि हमें सोचना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी उत्तर प्रदेश में करती है तो वहां बिना बाबा के नहीं कर पाएगी। और अभी ये दिल्ली एक ये भी सोच सकती है कि भाई नीतीश कुमार की तरह बाबा को यूज करो चुनाव के लिए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ो और बाद में इनको कमजोर कर दो और किसी और को मुख्यमंत्री बना दो। तो गुजरात लोग तो ऐसी चीजें सोच के ही आगे तैयारी करती है। अब इतनी आगे तैयारी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, और अगर ये तैयारी गुजरात लोग भी कर रही है तो क्या बाबा का सोटा जो है उसमें कुछ कमजोरी आ गई है, सोटा कुछ हल्का हो गया है या सोटा कमजोर हो गया है, फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति में क्या कमी आ गई इसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि दिन पर दिन चीजें खराब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये देखिए केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और ये बात सही है कि आने वाले दिनों में ईरान का पलड़ा भारी होगा, और भारत के लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वह लफाजी करने से, 56 इंच के सीने की बात करने से काम नहीं चलता। बात धरातल पर होती है। हम लोग इतने कमजोर हो गए कि जो ईरान हमारे साथ था, हम खामनेई साहब की मौत के बाद उसके लिए ट्वीट भी नहीं कर सके। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर, चैनल पर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।